नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे नर्सिंग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही है। जैसे बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल आ रहे हैं कि मार्कशीट कौन कौन सी ईयर की जो है, इसमें मार्क्स कौन कौन सी ईयर के काउंट होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और इंटर्नशिप के मार्क्स, सभी मार्क्स इसमें काउंट होंगे। दूसरी बात कि पासिंग ईयर कौन सा लिखा जाएगा, तो इंटर्नशिप जब कंप्लीट हुई है वही पासिंग ईयर लिखा जाएगा। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की तरफ। जैसा कि पूरे प्रदेश से लगातार मुझे कॉल आ रही है, जैसा कि पूरे प्रदेश के जितने बेरोज़गार नर्सेज हैं सभी लोग जानना चाहते हैं कि मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या होगा। मतलब ईयर वाइज तो हो रहा है, ये सबको पता है, ईयर वाइज मेरिट बेस पे होगा, लेकिन क्या इसमें भी कुछ ऐसे तथ्य जो आप नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी कुछ प्रोसेस है। शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो वो आप लोगों के सामने मैं आज बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चले गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भर्ती फिर खटाई में आ जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में हैं, लेकिन इससे भर्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो लोग एज रिलैक्सेशन के लिए माननीय उच्च न्यायालय में है और एडवोकेट विनय कुमार जी उनका केस लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है विनय कुमार, शायद आप लोग जानते होंगे। मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ और जो लोग एज रिलैक्सेशन के लिए गए हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि 2020 में जब वैकेंसी आई थी उस समय वो उन्होंने अप्लाई किया था, उस समय उनकी एज फॉर्म भरने के लिए थी और अभी कहीं ना कहीं वो ओवर एज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जिस तरीके से कुछ एएनएम्स एज रिलैक्सेशन के लिए गई थी, उसी तरीके से कुछ नर्सिंग स्टाफ भी जो है एज रिलैक्सेशन के लिए गए हैं और कहीं ना कहीं उनके फेवर में ये डिसीजन आएगा, ये मेरा मानना है। बाकी माननीय उच्च न्यायालय क्या डिसीजन देते हैं ये उनके ऊपर है। अब बात करते हैं, जो सबसे मेन मुद्दा है वो है कि सिलेक्शन में क्या कुछ ऐसा भी होगा जो कुछ लोगों को ही पता है और बाकी लोगों को नहीं पता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से कल एएनएम के पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसका रिज़ल्ट घोषित हुआ है, वो आप सभी लोगों ने देखा होगा। क्या आप लोगों ने उसमें कुछ ऐसा देखा जो आपको थोड़ा अटपटा लगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे 1564 पदों पर जो भर्ती निकली है नर्सिंग की, उसमें जो सिलेक्शन होगा उसमें कहीं ना कहीं SC, ST, OBC और EWS वो सामान्य वर्ग के साथ कंपटीशन करेगा। कैसे करेगा, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए 2010 में जनरल की जो कट ऑफ है वो 70 पे निपट जाती है। मतलब कि जनरल में 2010 का जो लास्ट कैंडिडेट, जो लास्ट उम्मीदवार है, उसकी परसेंटेज 70 है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए, और उसी ईयर में SC, ST, OBC या EWS में से किसी के भी मान लीजिए 70 से ऊपर परसेंटेज है, तो वो सामान्य सीट में चला जाएगा, वहाँ पर उसकी सीट बच जाएगी। कैसे बच जाएगी? मान लीजिए अभी हम EWS का ही एग्जांपल ले लेते हैं। EWS में मान लीजिए टोटल सीट 20 हैं। 2010 में अगर कोई EWS वाला जनरल फाइट कर रहा है, वो जनरल से ज़्यादा परसेंटेज उसकी है, तो वो क्या है, वो जनरल सीट में चला जाएगा और उसकी जो सीटें हैं वो 20 ही रहेगी। इस तरीके से कहीं ना कहीं जनरल के साथ SC, ST, OBC और EWS मतलब आरक्षित वर्ग कंपटीशन में रहेगा, सेम ईयर में रहेगा, उसी साल में। मतलब जैसे 2010 का ही कैंडिडेट आरक्षित वर्ग 2010 के जनरल के साथ कंपटीशन करेगा, 11 के साथ या 12 के साथ नहीं करेगा, सेम ईयर में करेगा, वो अपने ही साल में करेगा। इससे बहुत सारे लोगों के जो सवालात थे, जैसे OBC, ST, SC के बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया था कि हमारी सीटें बहुत कम हैं, तो कहीं ना कहीं वो जनरल सीट फाइट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। और ये रूल्स है, ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट अभी कर रही है, ये नियम है।
आप किसी भी भर्ती में देख लीजिए, उसमें जनरल सीट फाइट होती है, और एएनएम वाले मामले में भी आप देख सकते हैं कि जनरल सीट फाइट हुई है। ये मोड ऑफ सिलेक्शन है, इसी तरीके से सिलेक्शन की प्रक्रिया की जाएगी। और बहुत सारे लोगों के सवाल थे, जैसे उत्तराखंड के अंदर ओबीसी जो 4 ज़िले ओबीसी हैं, पिथौरागढ़ का कुछ एरिया, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी, यहाँ स्थान के आधार पर ओबीसी है। उत्तराखंड के अंदर 2 ओबीसी के स्थान के आधार पर और एक जाति के आधार पर। जो स्थान के आधार पर ओबीसी है वो सामान्य वर्ग ही है, लेकिन क्योंकि वो बॉर्डर वाले इलाके हैं इसलिए उनको ओबीसी घोषित कर दिया गया है। तो इन लोगों का मेरे से सवाल था कि हमारी सीटें तो, हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और हमारी सीटें बहुत कम हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जनरल के साथ कंपटीशन होगा तो कहीं ना कहीं ओबीसी की बहुत सारी सीटें बचेगी, क्योंकि ओबीसी जनरल के साथ कंपटीशन करेगा और बहुत सारी सीटें उधर जनरल में चली जाएगी। मतलब जनरल में चली जाएगी मतलब कि कैंडिडेट जाएगा, सीटें यहाँ बचेंगी। कैंडिडेट मैंने जिस तरीके से आपको बताया, कैंडिडेट के मार्क्स SC ST OBC IWS में से किसी के भी अगर मार्क्स जनरल से ज़्यादा होंगे सेम ईयर में, तो उस ईयर में वो जनरल सीट काटेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। तो उन सभी लोगों के लिए मैं ये जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख लें और सभी लोग इस चीज़ से निश्चिंत हो जाए कि हाँ, कैसे कैसे जो है सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। इसके लिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा तो कहीं पर लिखा नहीं, तो ये एक रूल है और ये हर भर्ती में लगता है। आप देख लीजिए, कोई सी भी भर्ती उठाइए, कोई सी भी भर्ती का रिज़ल्ट उठाइए, चाहे आप अभी एएनएम का रिज़ल्ट उठा लीजिए, उससे पहले आप एलटी का रिज़ल्ट उठा लीजिए। हर भर्ती में यही होता है कि सामान्य सीट जो अनारक्षित सीट होती है वो आरक्षित वर्ग द्वारा काटी जाती है। तो इसी तरह मैं जो अपना अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द मैं वो लिस्ट डिस्क्लोज़ करूँगा आप सभी लोगों के सामने, कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है और कितने लोगों का सिलेक्शन होना इसमें मुश्किल लग रहा है। तो इसके लिए आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।